हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट तकनीकी, जो है हमारा चैप्टर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरनेट है क्या, इंटरनेट की परिभाषा क्या है। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या टर्म्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट क्या है। देखिए, इंटरनेट आपका क्या है। इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा और आपका जो पूरा का पूरा विश्व के अंदर फैला हुआ जो नेटवर्क है, वही आपका एक तरह का इंटरनेट है। ठीक है ना। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है जो विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। कहने का मतलब है जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं आपस में, वो सारे के सारे इस नेटवर्क के द्वारा जुड़े हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा तथा लोकप्रिय नेटवर्क है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो मेन आपकी डेफिनेशन है उनके बारे में। यहाँ पे मैक्सिमम आपके जो चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको वहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर बताने वाला हूँ कि वो चीज़ें क्या कहना चाहती है या आपको वो पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। अब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मैं बता देता हूँ को आपको यहाँ पर इंटरनेट का महत्व बता रखा है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के आज के टाइम में उसने क्या क्या आपको सुविधाएं दी हैं, आपकी क्या क्या सहायता की है, उसके बारे में बता रखा है कि इंटरनेट ने दूरियों को समाप्त कर दिया है। इंटरनेट से जुड़ा व्यक्ति कंप्यूटर विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति से आसानी से बात कर सकता है। इसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किसी भी प्रकार का डाटा जैसे कि टेक्स्ट, फोटोग्राफी, ऑडियो, वीडियो आदि चीजों का संचालन किया जा सकता है। इंटरनेट दुनिया भर की सूचनाओं और डाटा के आदान प्रदान की क्षमता रखता है। इसकी लोकप्रियता का रहस्य इसकी सरलता है। इसका कोई स्वामी नहीं है जो इसे चलाता हो। इसमें सभी जानकारी इंटरनेट सर्वर के माध्यम से आती है। यह एक अति विशाल स्वतंत्र सहकारिता का सर्वोत्तम उदाहरण है। हालांकि एक व्यक्ति, कंपनी, संस्था अथवा सरकारी एजेंसी इसका स्वामित्व नहीं रखती है और ना ही इसे नियंत्रित करती है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट के ऊपर किसी का भी स्वामित्व नहीं है, मतलब कहने का मतलब है वहां पर कोई भी उसका ओनर नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंटरनेट जो चल रहा है मींस उसका जो मानक है या उसके जो दिशा निर्देश है उसको तय करने वाला कौन है। तो यहाँ पर उसके जो मानक या जो दिशा निर्देश तय करने वाला है वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है ना, WWWC। ठीक है ना। ये आपका WWC क्या करता है, जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना, या जो भी आपको दिशा निर्देश देने होते हैं वो इंटरनेट के बारे में तय करने वाला WWW कंसोर्टियम है। इसको चलाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, मतलब आपका जो भी प्रोटोकॉल्स तय किए गए हैं, जो नियम तय किए गए हैं, वो आपका जो भी चलाने वाला है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले दो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसे कहा गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे आईपी कहा जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको चलाने के लिए भी यहाँ पर दो तरह के नियमों को फॉलो किया जाता है, या नियमों का जो एक समूह है। ठीक है ना। कौन कौन से नियम है? सबसे पहला है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा बात करते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें आती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ बात करते हैं इंटरनेट का इतिहास। देखिए, इंटरनेट का इतिहास क्या कहता है कि इंटरनेट कहाँ से लागू हुआ था, सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया, या किसने इसको सबसे पहले लागू किया गया। सबसे पहले बात करते हैं 1960 के अंदर। 1960 के अंदर अमेरिका की रक्षा विभाग ने, मूलतः वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए इसका विकास किया था। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की थी। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो थी 1969 में, 1969 के अंदर। इस नेटवर्क को अर्पानेट नाम दिया गया। अब आप जहां पर भी नाम सुनते हैं अर्पानेट, वो आपका सबसे पहला जो इंटरनेट उपयोग किया गया था, उस इंटरनेट का नाम अर्पानेट था। प्रारंभ में इसका उपयोग केवल रक्षा संबंधी कार्य आवश्यकताओं के लिए किया गया। बाद में विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों को भी इस नेटवर्क से जोड़ दिया गया था। फिर बात करते हैं इसके बाद 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी का आरंभ किया गया था। अब यहाँ पे जो इंटरनेट था, वो इंटरनेट तो सबसे पहले बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, मतलब अमेरिका के द्वारा यूज किया गया था। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर एक नई प्रौद्योगिकी का निर्माण किया गया था, वो था 1979 के अंदर। फिर बात करते हैं 1986 के अंदर। 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF ने NSF नेट नाम का एक नेटवर्क विकसित किया। बाद में इसे अर्पानेट से जोड़ दिया गया और NSF आज भी इंटरनेट में एक बैकबोन नेटवर्क का कार्य करता है।
ठीक है ना। तो सबसे जो बाद में बना था, ठीक है ना, बाद में बनने वाला था एनएसएफ की तरफ से, मींस नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरफ से। फिर बात करते हैं 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था। इंटरनेट के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी खोज थी। 20 दिसंबर 1990 को उन्होंने दुनिया की पहली वेबसाइट लाइव की थी। ये आपकी जो डेट्स है वो आपको याद रखनी होगी। 20 दिसंबर 1990 को सबसे पहली वेबसाइट लाइव की गई। 6 अगस्त 1991 को इस वेबसाइट को दुनिया भर के लोगों ने देखा है, 6 अगस्त 1991 के अंदर। इसके बाद अनेक नई तकनीक विकसित हुई, अनेक नए नेटवर्क आपके काम में लिए गए। इस प्रकार इंटरनेट अपनी वर्तमान अवस्था में पहुंचा है और आज के टाइम में भी इसके ऊपर नई नई तकनीक इसके ऊपर इस्तेमाल की जा रही है। इसके अंदर नई नई तकनीकों को जोड़ा जा रहा है। इंटरनेट की कार्यप्रणाली, अब यहाँ पर बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की वर्किंग क्या है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सहायता लेनी होती है। एक आईएसपी या इंटरनेट सेवा प्रदाता वह कंपनी है जो आपको इंटरनेट या अन्य वेब सेवाओं तक पहुंचने देती है। जैसे कि यहाँ मैं बात करता हूँ कि आज के टाइम में आप क्या यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम में आपका जो भी, जैसे कि मैं बात करता हूँ एयरटेल कंपनी की, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ यहाँ पर जियो कंपनी की, ठीक है ना। तो ये जो कंपनियां हैं वो आपको क्या करती है, ये आपको यहाँ पर नेट मींस आपका जो इंटरनेट है उसकी सेवा आपको देती है। तो एक तरह की इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी हो गई है जिसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ये इंटरनेट से जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करते हैं जिसमें डायल अप, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या वाईफाई शामिल है। ये विभिन्न कनेक्शन आपके इंटरनेट पहुंच की गति निर्धारित करते हैं। भारत में प्रारंभ है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना, VSNL नाम की एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी थी, किंतु आज दो सरकारी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL सहित अनेक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां विद्यमान है, ठीक है ना। ये बात की जा रही है कि आपके जब सबसे पहले जो यूज करने वाले थे वो थी BSNL और MTNL, ठीक है ना। BSNL ने सबसे पहले इंटरनेट सेवा प्रदाता थी, मतलब आपका एक तरह की सर्विस प्रोवाइडर थी। फिर MTNL था, MTNL ने भी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जो कंपनियों का आविष्कार होता गया, मतलब नई नई कंपनियां आती गई मार्केट के अंदर, तो उन्होंने अपने अपने जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो अलग अलग होते गए। जैसे कि आज के अंदर बात करते हैं तो आज के टाइम में एयरटेल हो गई है और बात करते हैं जियो की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जियो मीन्स आपका रिलायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवाएं लेने के लिए सामान्य दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं, डायल अप कनेक्शन और डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं डायल अप कनेक्शन में उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर से आईएसपी का एक विशेष नंबर डायल करना पड़ता है। आईएसपी से संपर्क जुड़ते ही उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़ जाता है। डायल अप एक अस्थायी कनेक्शन होता है क्योंकि कनेक्शन स्थापित करने के लिए डायल अप करना होता है। उपयोगकर्ता जब चाहे यह कनेक्शन समाप्त कर सकता है। फिर बात करते हैं डायरेक्ट कनेक्शन की। डायरेक्ट कनेक्शन में उपयोगकर्ता आईएसपी से सीधे केबल समर्पित फोन लाइन से जुड़ा होता है। अधिक स्पीड के लिए लीज लाइन काम में ली जाती है। आईएसपी उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंडविड्थ की लीज लाइन उपलब्ध करवा सकता है। उपयोगकर्ता मोबाइल युक्तियों जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं के द्वारा अनेक प्रकार के इंटरनेट प्लान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज के टाइम में ये बात की जा रही है कुछ टाइम पहले की, जब हम 3G यूज करते थे और उसके बाद में 4G आया है, लेकिन आज के टाइम में आप यूज कर रहे हैं 5G, ठीक है ना। अब आने वाले टाइम में आपका 6G के बारे में भी बात चल रही है कि आने वाले टाइम में हम 6G का यूज करने वाले हैं। आजकल अधिकांश शिक्षण संस्थाओं, कार्यालय, हवाई अड्डे, होटल आदि में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। यह वाईफाई के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। इस स्थान पर व्यक्ति अपने वाईफाई समर्पित वाईफाई इनेबल्ड फोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से समूचे विश्व से जुड़ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब की। क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका किसने आविष्कार किया था, सबसे पहले इसका यूज किसने किया था, उसके बारे में बात करेंगे। करीब 50 वर्षों से लोग एक ऐसे डाटाबेस का सपना देख रहे थे जो कि वैश्विक ज्ञान एवं सूचनाओं को रखता हो तथा जिसके माध्यम से विश्व के लोगों को आपस में जोड़ा जा सके। अब यह सपना पूरा हो चुका है। इसके लिए आवश्यक तकनीक की खोज की जा चुकी है। इस तकनीक का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे संक्षेप में WWW कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। फिर बात करते हैं
डाटाबेस की कि काफ़ी बच्चों को ये होगा कि सर डाटाबेस क्या होता है। देखिए, जहाँ पर आपकी बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका डाटाबेस कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल के साधारण समूह पर आधारित एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो किसी विशेष रूप से समान रूप सर्वर कंप्यूटर को इंटरनेट के द्वारा दस्तावेजों को एक मानक तरीके से भेजता है। यह वेब के विभिन्न मानक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म जैसे कि यूनिक्स हो गया है, विंडोज हो गया है, मैक हो गया है आदि पर प्रोग्राम को ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि वह कंप्यूटर सर्वर से आने वाली सूचना को एक अच्छे प्रारूप में दिखा सके। इस प्रकार के प्रोग्राम को वेब ब्राउजर कहते हैं। ये जो मैं आपको सारी टर्म्स बता रहा हूँ वो आप सारी चीज़ें देख चुके हैं, आप सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको मैं केवल जो बुक है आपकी, ठीक है ना, जो बुक वाइज आपको जो चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक बार आपके लिए नहीं है। और काफ़ी जो बच्चे हैं या जो काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में पहली बार सुना है या इसका यूज़ नहीं किया है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आज के टाइम में जो बच्चे कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये वो सारी इन चीज़ों से भली भांति परिचित है, उनको पता है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। जैसे कि मैं वेब ब्राउज़र की बात करता हूँ तो यहाँ सबसे पहले नाम आता है क्रोम का, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया है, ठीक है ना, जो आज के टाइम में बंद हो चुका है। वेब ब्राउज़र के सहयोग से वर्ल्ड वाइड वेब ने किसी भी वेबसाइट के लिए यह संभव कर दिया है कि वो अपने पास कई सारे पेज में सूचना रख कर, जिसमें टेक्स्ट हो, साउंड हो, पिक्चर हो, यहाँ तक कि वीडियो के साथ में दूसरे पेज को जोड़ने वाले लिंक भी हो। ये सारी चीज़ें आपको बता रही है कि आपके जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट है, इंटरनेट को चलाने के लिए, मतलब जो इंटरनेट जिसके ऊपर चलता है वो सारी चीज़ें क्या है उसके अंदर। हम यहाँ बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट क्या है, ठीक है ना, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस होते हैं वो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इस पेज के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर डिस्क्राइब कर रखी है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, आपको मोटे तौर के ऊपर पूरा बता देता हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या कहना जाता है कि आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट ने आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा विकास कर लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट की। तो वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि वेबसाइट आपका बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई भी स्कूल की वेबसाइट ले लीजिए अपने, या फिर कोई भी जो दूसरी वेबसाइट्स है, जैसे कि मैं बात करता हूँ फेसबुक हो गया है, ठीक है ना, या जो भी आप आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट्स आपकी एक तरह का डाटा का संग्रहण है, जिसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। फिर मैं बात करता हूँ वेब पेजेस की। उन सारी वेबसाइट्स के अंदर जो एक सिंगल पेज होता है जिसके हम ऊपर सारा कार्य करते हैं, या जो सारी की सारी चीज़ें हमें सेवाएं प्रदान करता है, वो आपका एक तरह का वेब पेज होता है, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यही आपको बताया गया है। फिर यहाँ बात करते हैं कि बाकी के लिए जो पैराग्राफ है वो क्या कहना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब ने एक दूसरे कंप्यूटर से क्या किया है, संपर्क स्थापित किया है। मतलब आप विश्व के अंदर कहीं पर भी बैठे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर के द्वारा दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं, अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो। वेब पूर्ण रूप से क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। अब यहाँ बात करते हैं वेब के बारे में कि वेब क्या है। वेब आपका एक तरह का क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म में होने का अर्थ यह है कि आप वेब को किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, या किसी भी प्रकार के डिस्प्ले के साथ एक्सेस कर सकते हैं। आपका कोई भी कंप्यूटर हो, किसी भी कंपनी का हो, वो आपका क्या कर सकता है, वहां पर उस वेब को या उस पेज को यूज कर सकता है। वेब सूचना का अपरिमित भंडार है। वेब पर सूचना हजारों लाखों वेबसाइट पर बिखरी रहती है, अतः कहा जा सकता है कि वेब विभाजित है। वेब को जब चाहे अपडेट किया जा सकता है, इसलिए इसे वेब गतिशील भी है। यहां बात की गई है कि वेब इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव होने का मतलब है कि वहां पर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, या जो यूजर इंटरेक्ट करता है उसके अंदर यूजर के द्वारा जो भी पूछा जाता है, उस पूछे गए सवाल का जवाब यूजर को मिलता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर हम क्लिक करते हैं या किसी वीडियो के ऊपर, फोटो के ऊपर, तो वो वीडियो या फोटो हमारा क्या होता है, प्ले होता है, हमें उस स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो दिखाई देता है। साथ ही साथ में उस फोटो को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ में हम उस फोटो को अपलोड भी कर सकते हैं। तो आपका जो भी वेब के द्वारा काम किया जाता है वो सारा का सारा इंटरेक्टिव कार्य होता है।
फिर बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि वेब, अब वेब कहाँ पर चलेगा, मतलब उस वेब से जुड़ने के लिए हमें एक साधन की आवश्यकता होगी, वही साधन आपका होता है वेब ब्राउज़र। ठीक है ना। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपको एक्सेस प्रदान करता है, मीन्स आप उसके अंदर या उसकी सहायता से वेब के अंदर कार्य कर सकते हैं और किसी भी एक कंप्यूटर के द्वारा दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं कि वेब पेजेस क्या होते हैं। तो वेब पेजेस मैंने आपको बताया है कि वेब पेजेस क्या होते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी जानकारी होती है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, इमेज फॉर्म में हो सकती है, वीडियो के फॉर्म में हो सकती है, वो आपका एक तरह का वेब पेज कहलाता है। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से वेब पे जो भी हमारे वेब ब्राउज़र है कौन कौन से हैं। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में, गूगल क्रोम के बारे में, नेटस्केप नेविगेटर के बारे में और सफारी के बारे में। ये सारी चीज़ें आपने देख रखी है और आपने इसका अच्छी तरीके से यूज भी किया है। ये आपका क्रोम है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये मोजिला फायरफॉक्स है। फिर बात करते हैं वेब सर्वर की। तो वेब सर्वर क्या है? वह कंप्यूटर जो वेब पेजेस को निर्देशित या डायरेक्टरी एवं फाइलों के रूप में रखता है, वो आपका क्या कहलाता है? वेब सर्वर कहलाता है। फाइलों को पढ़ने के लिए आपको जो देता है वो आपका वेब सर्वर कहलाता है। यह सूचना प्रदाता की तरह व्यवहार करता है एवं आवश्यकता अनुसार सूचना प्रदान करता है। सर्वर कंप्यूटर एक विशेष सॉफ्टवेयर चलाता है जिसे वेब सर्वर कहते हैं। तो वेब सर्वर आपका करता क्या है? वेब सर्वर आपका जो भी कार्य है, मतलब जो भी आप निर्देश है, ठीक है ना, वो वेब सर्वर के द्वारा दिए जाते हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं वेब सर्वर के मुख्य कार्य क्या क्या है। सबसे पहला है वेबसाइट का मैनेजमेंट करना, दूसरा है सूचना प्रदान करने हेतु क्लाइंट से अनुरोध प्राप्त करना, तीसरा है क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार सूचना प्रदान करना एवं आवश्यक पेज दर्शाना। वेब सर्वर पर चलाए जाने वाले कुछ प्रचलित सर्वर सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS, अपाची वेब सर्वर, नेटस्केप सर्वर एवं माइक्रोसॉफ्ट एवं पर्सनल वेब सर्वर इत्यादि है। अब यहाँ बात करते हैं वेब प्रोटोकॉल्स। देखिए, जो वेब चल रहा है उसके ऊपर भी प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं, मतलब कुछ नियम लगाए जाते हैं ताकि जो भी वेब चल रहा है या उसके अंदर जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सके और जिस सूचना को मांगा गया है उसी सूचना को दिखाया जाए या उसी सूचना को वहां पर प्रदर्शित किया जाए। प्रोटोकॉल एक नियम या कुछ निश्चित नियमों का एक समूह होता है जो विभिन्न भागों के बीच संचार या कम्युनिकेशन का वातावरण प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर मानवीय संवाद एक निश्चित भाषा व व्याकरण के बिना संभव नहीं है। प्रोटोकॉल निम्न सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि ट्रांसमिशन मीडिया व्यवस्थित है या नहीं, नेटवर्क अवयव एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं, कब और कितना डाटा हस्तांतरित हो रहा है और नहीं हो रहा है। ठीक है। वेब पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उन्हें वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। इन प्रोटोकॉल के माध्यम से विभिन्न वेब पेज सर्वर से ब्राउजर तक भेजे जाते हैं, अतः वेब प्रोटोकॉल सर्वर तथा ब्राउजर के मध्य संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वेब पर कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि TCP/IP, PPP, HTTP, FTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP आदि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ बात करने वाले हैं कि HTTP क्या है, SMTP क्या है, FTP क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा है कि आपका इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब पेज क्या होता है, वेब का प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस की है। आपको इस क्लास के अंदर कोई भी डाउट होता है, कहीं पर भी किसी पैराग्राफ के अंदर भी कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास के अंदर या एक डाउट क्लास के अंदर हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।